नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक एपिसोड शुरू किए हैं जिसका नाम है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें। हिस्ट्री का जो हर चैप्टर है उसको आप किसी भी किताब से, अच्छे जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे आप पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ा कैसे जाए, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए पढ़ते वक्त, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसी को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस है उनको लेकर के हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वैदिक जो कल्चर है उसके बारे में बात करेंगे और इस वैदिक कल्चर में भी जो ऋग वैदिक कल्चर है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को ध्यान देंगे कि जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है वह है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। याद रखिएगा, फिर से बोलता हूँ मैं, सिविलाइजेशंस। लेकिन आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वैदिक कल्चर। So we have to consider that there is the two terminology, one is the culture and another is the civilizations. So in another video we will discuss the what is the difference between the culture and the civilization, the what is the meaning of the culture and the what is the meaning of the civilizations. But here I want to focus only on the Vedic culture. So first of all आपको ये ध्यान देना है कि comparative study कैसे करना है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात कर चुके हैं, आज हम ऋग वैदिक या वैदिक कल्चर की बात कर रहे हैं। सो आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड द वैदिक कल्चर के बीच में। कंपेयर करना है कि जो उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, जो कल्चरल सिस्टम थे, जो रिलीजियस सिस्टम थे, जो सोसाइटी था, जो इकोनॉमी था, इन सारे चीज़ों का आप जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ऋग वैदिक पीरियड में जो क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंज एंड कंटिन्यूटी। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखना, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हमेशा याद रखिएगा देयर इज ए एलिमेंट ऑफ चेंज इन द कंटिन्यूटी। यू हैव टू फाइंड द व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द चेंज इन द व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ द कंटिन्यूटी। सो at the time of a study of history we have to consider the two elements, the what is the changing and the what is the continuity. So when we are trying to compare with Indus Valley civilizations and the Vedic culture, so try to understand the what is the elements of change and the what is the elements of continuity between the Indus Valley civilization and the Vedic culture. Got my point? This is the one thing. Second thing, after the Vedic culture we will talk about the other chapter like the Maurya period or the religious movement, the धार्मिक जो आंदोलन हुआ था, तो आपको फिर वहाँ पे कंपेयर करना है। इवन वी विल ट्राई टू कंपेयर द ऋग वैदिक पीरियड विद द लेटर वैदिक पीरियड। तो ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो पीरियड है उसके बाद जो पीरियड होने वाला है उसमें जो आप कंपेयर करते हो तो ये भी कंपेयर करना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो ऋग वैदिक पीरियड 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच में है। ठीक इसी पीरियड में वर्ल्ड के दूसरे जगह क्या हो रहा है उसको जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो तो आपका हिस्ट्री का ज्ञान बहुत ही सुंदर, बहुत ही समझदारी भरा होता है। ये तो मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी कैसे करना चाहिए ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब सबसे पहले हम आते हैं कि ऋग वैदिक पीरियड। या देखिए, वैदिक पीरियड को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक जो पीरियड है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ ऋग वैदिक पीरियड की बात करते हैं। तो ऋग वैदिक पीरियड को कैसे पढ़ना है उसको समझिएगा कि जो वैदिक पीरियड है वास्तव में यह ग्रामीण संस्कृति है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस है वह एक नगरीय संस्कृति, नगरीय सिविलाइजेशंस था। तो ग्रामीण संस्कृति है इंडस, ये आपका ऋग वैदिक पीरियड। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ग्रामीण संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो इस ग्रामीण संस्कृति में इसका जो इकोनॉमी है वह बेस्ड है दो चीज़ों पे, एक है एग्रीकल्चर पे, एक है पशुपालन पे। जब हम ऋग वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उस समय में इसका इकोनॉमी बेस्ड है पशुपालन पे। अभी भी एग्रीकल्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पशुपालन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बात क्लियर हो गया कि ग्रामीण बेस्ड ये संस्कृति है। ग्रामीण बेस्ड संस्कृति में जो इसका इकोनॉमी है वो पशुपालन बेस्ड है, न कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद जो हम ये कह रहे हैं कि ऋग वैदिक पीरियड का जो टाइम है वो देख लीजिएगा, जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। अच्छा, इसको वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद और ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, उसके बाद उपनिषद हो गया, ये सारे हमें इस पीरियड के बारे में जानने के मेन सोर्स है। क्योंकि ये सोर्स हमारा वेद है इसीलिए इसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद इस ऋग वैदिक पीरियड का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, मतलब ऋग वैदिक पीरियड के लोग जिस इलाके में रहते थे
उसके बारे में आपकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जो सप्त सेंधव है उसमें कौन कौन सी रिवर है उसके बारे में जानिएगा। उस रिवर जो आज उस रिवर का नाम है और उस समय में उस रिवर का नाम क्या था, उनको अच्छी तरह से जानिएगा। ये अक्सर सवाल में आता है कि नाम उस समय का पूछ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अभी उस रिवर का क्या नाम है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद उस समय में जो पॉलिटिकल सेटअप था, जो सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ था, इन सारे चीज़ों को ऋग वैदिक पीरियड में आपको ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि आप ये पूछेंगे कि जो आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल चीज़ में क्या क्या देखना है। सबसे पहले आप देखिएगा कि उस समय में राजा जो था उसका अवस्था क्या था, उसमें मंत्री का क्या अवस्था था, जो सेना था वो कैसा था, सेना संगठित सेना था या जरूरत पड़ने पे सेना को बुला लिया जाता था, तो ये सेना हो गया। प्रशासन कैसा था, टैक्स सिस्टम क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सभा, समिति और विदत, ये सारे क्या स्थिति था, वुमेन का पॉलिटिक्स में क्या पार्टिसिपेशन था, जो वॉर होता था, युद्ध होता था, युद्ध की क्या अवस्था होता था, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, इन सारे चीज़ों को आपको देखना है। जो स्पाई एजेंसी है, जो गुप्तचर है, उनको देखना है और जो जस्टिस सिस्टम है इनको देखना है। ये सारे आपके पॉलिटी के पार्ट हो गए, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पार्ट हो गए। तो ऋग वैदिक पीरियड में जब आप पॉलिटी को पढ़ना है, पॉलिटिकल सेटअप को पढ़ना है या पॉलिटिकल लाइफ को पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप पढ़ेंगे। जब हम पॉलिटिकल के बाद सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में हमको क्या क्या देखना है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो फैमिली है, फैमिली क्या है, सोसाइटी में फैमिली एज ए यूनिट है या नहीं है, फैमिली के जो हेड है वो कौन है, पुरुष है या महिला है, संयुक्त परिवार है या नहीं, ये देखनी है आपको। वर्ण व्यवस्था कैसा था समाज में उस समय में। आप जानते हैं ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है उसमें जो 4 वर्ण की चर्चा किया गया है, उस वर्ण को ध्यान रखना है। जो वर्ण है वह किस चीज़ पे आधारित है, रंग पे आधारित था या व्यवसाय पे आधारित था, तो इस वर्ण को ध्यान दीजिएगा। जो विवाह है, जो महिलाओं और पुरुष का जो विवाह होता था, विवाह का क्या स्थिति था, उसके बाद नियोग प्रथा क्या था, पर्दा प्रथा क्या था, पुनर्विवाह होता था या नहीं होता था, इनको देखना है। महिलाओं का संपत्ति में अधिकार था या ये देखना है। महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार था या नहीं, इनको देखनी है। बहुत सारे संस्कार होते थे, वो संस्कार क्या क्या था, उस संस्कार में किसमें पुरुष को पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, किस संस्कार में महिलाओं को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। इन सारे चीज़ों को जब आप देखते हैं तो यह आपका सोसाइटी का पार्ट होता है। इसके बाद हम आर्थिक जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं। तो आर्थिक में जो इकोनॉमिक सेटअप होता है उसमें क्या क्या देखना है, उसमें आपको कृषि देखना है, पशुपालन देखना है। जो भूमि है, जो संपत्ति था या जो गाय एक संपत्ति था, उसमें सामूहिक अधिकार था या नहीं, या निजी अधिकार था, या प्राइवेट या जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी राइट्स होता है या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होता था, ये क्या कंसेप्ट है ये देखना है। जो क्राफ्ट्स का सिचुएशन वहाँ पे था, जो क्राफ्ट्स पर्सन थे जैसे बढ़ई हो गया, चमकार हो गया, बुनकर हो गया या कुम्हार हो गया, इनका सिचुएशन उस समाज में क्या था, क्या इकोनॉमी का बेस था, इन सारी चीज़ों को देखना है। उस समय जो व्यापार होता था, जो ट्रेड होता था, उनको देखना है। ट्रेड को लेकर के बहुत सारे टर्मोलॉजी है ऋग्वेद में या लेटर वैदिक में, तो ऋग्वेद में जो ट्रेड को लेकर के टर्मोलॉजी आया है उनको देखना है। उसके बाद उस समय में एक टैक्स सिस्टम में बलि था, तो बलि का कंसेप्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में देना है। उस समय जो विनिमय का माध्यम था, जो एक्सचेंज होता था, वो मोड ऑफ एक्सचेंज कैसे होता था, उनको आपको समझना है। ये सारे आपके इकोनॉमी के पार्ट हैं। जो पशु है, वो पशु कौन से पशु बहुत इंपॉर्टेंट था, घोड़ा था, गाय था, ये सब है। उसमें पशु चोर का भी एक कंसेप्ट था, एक टर्मोलॉजी आया है पनी करके, वो पशु चोर को लेकर के आया है, तो वो क्या है उसको लेकर के बहुत सारे डिबेट हैं। ये सारी चीज़ों को देखना है। उस समय जो अनाज उत्पादन होता था वो कौन सा अनाज था, उस अनाज के लिए ऋग्वेद में कौन कौन से टर्मोलॉजी यूज किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को देखना है। एंड द लास्ट, धार्मिक जो लाइफ है, जो रिलीजियस लाइफ है, उनको देखना है। उसमें जो देवता है, उस देवता के बारे में जानना है। उस समय जो देवता का कंसेप्ट था, उस समय जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, उस प्राकृतिक शक्तियों को जो हेड है उसके रूप में देवता को पूजा जाता था। देवता का भी 3 कैटेगरी था, एक आकाश का देवता था, एक अंतरिक्ष का देवता था, एक पृथ्वी का देवता था। इन सारे देवताओं में कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देवता था, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखनी है। उस समय जो उपासना विधि था वो क्या था, जो स्तुति पाठ था या हवन था या यज्ञ था या बलि था, ये सारे जो उपासना विधि थे, जो पद्धति थे, इन सारे चीज़ों को आपको जो रिलीजियस लाइफ है उस पर ध्यान देना है। उस समय जो देवी थी, याद रखिएगा, देवी और देवता, देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय 3 देवी है, एक आपका उषा है, अदिति है और सूर्या है। ये 3 देवी के बारे में आपको जानना है, इनके पृष्ठभूमि के बारे में जानना है, इनका जो पावर है उसके बारे में जानना है। एंड द कंसेप्ट ऑफ रीत,
समाज को एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज करके व्यवस्थित करके चलाने के लिए एक कंसेप्ट था, रीत की अवधारणा था। वो रीत की अवधारणा क्या था, कैसे था, इन सारे चीज़ों को आपको समझना है। तो अगर हम ओवरऑल आपसे बात करें तो मैं जब ऋग वैदिक पीरियड की बात करता हूँ, इसके बाद हम लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक पीरियड की बात करेंगे अगले वीडियो में। जब हम ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। जब हम ऋग वैदिक बात कर रहे हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में जो आप पढ़ेंगे उससे कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। जब हम ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो इसी टाइम फ्रेम में वर्ल्ड में दूसरे जो चीज़ हो रही है, दूसरे जगह जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन से उससे कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। जब हम ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो ऋग वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमी है, जो आपका कल्चर है, मतलब रिलीजियस लाइफ है, जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, इनका क्या क्या स्वरूप है, इनकी बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप कोई बुक पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ें या किसी भी बड़े टीचर से जब आप क्लास ले रही हो, तो ये जो वैदिक कल्चर पढ़ें, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ें, वैदिक संस्कृति के बारे में बात पढ़ें, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे, तब आप एक हॉलिस्टिक पिक्चर बना पाएंगे ऋग वैदिक पीरियड के बारे में, एक हॉलिस्टिक पिक्चर बना पाएंगे इतिहास के बारे में। कंपेरेटिव स्टडी जब होता है आपका चेंज एंड कंटिन्यूटी को लेकर के, जब आप समझ डेवलप करते हैं इतिहास में, तब आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल वे में देखने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और वास्तव में यही हिस्ट्री है कि कई डायमेंशन से जब आप इतिहास को, किसी भी घटनाओं को देखने की कोशिश करते हैं, तो यही आपका हिस्ट्री डिसाइड करता है कि किस तरह के आप स्टूडेंट बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी का जो डिमांड है कि इस तरह के आपके स्टूडेंट होना चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारे चीज़ मैंने आपको बताया कि इतिहास को किस तरह से पढ़ना चाहिए। स्पेशली जब आप ऋग वैदिक पीरियड को पढ़ रहे हो तो उसको किस किस एंगल से आपको पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।